एक ईमेल मिलता है। वह प्यार भरा जन्मदिन का संदेश होता है। जूली इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और चार्ली के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह दिल से कई बातें कहती है। वीडियो खत्म होते ही एक अजीब घटना होती है। उसका कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर देता है और डेस्कटॉप पर बना पेंगुइन हिलने लगता है। अगले ही पल उसे पीछे रखे सिस्टम से जोरदार आवाज सुनाई देती है। वह जहाज के नीचे का सोनार सिग्नल था। वह अभी समझ ही रही होती है कि हो क्या रहा है। तभी पूरा जहाज जोर से हिलने लगता है। हाँ, वह उसका जन्मदिन था, लेकिन वही उसका आखिरी दिन भी बन जाता है। एक मेडिकल एक्सपर्ट अपनी उंगली काटती है और खून की एक बूंद कांच के बर्तन में गिराती है। जैसे ही माइक्रोस्कोप की तस्वीर स्क्रीन पर आती है, वह सन्न रह जाती है। उसे साफ दिखता है कि उसका खून महिला कट्टर के खून से बहुत तेजी से नष्ट हो रहा है। तभी सेसिल को समझ आ जाता है कि शेफ और बाकी लोगों की मौत इसी रहस्यमयी बैक्टीरिया की वजह से हुई है। यह ऐसा बैक्टीरिया है जो खून के संपर्क में आते ही जहर पैदा करता है। आमतौर पर हमारे खून में ऐसे सेल होते हैं जो इस तरह के बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। ये बैक्टीरिया नंगी आंखों से दिखने वाली रफ्तार से खून को खराब कर रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह बैक्टीरिया म्यूटेट हो चुका था और शायद एक नया बेहद खतरनाक स्ट्रेन बन गया था। यह सुनते ही सोफिया का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि अब तक कई लोग संक्रमित हो चुके थे। लेकिन असली हालात इससे भी बदतर थे। एक लोकल कार वॉश में एक हंसमुख नौजवान कार धोते वक्त गाड़ी के अंदर बैठी छोटी बच्ची के साथ मजाक कर रहा था। माहौल बड़ा प्यारा लग रहा था। तभी अचानक उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है और सिर चकराने लगता है। अगले ही पल वह हाथ में पकड़ा स्प्रे गन गिरा देता है। कार का मालिक खिड़की पर दस्तक देकर उसे बुलाने लगता है, लेकिन तभी वह नौजवान एक बड़ा सा काला खून का फव्वारा कार के शीशे पर थूक देता है। कार मालिक अभी समझ ही रहा होता है कि हुआ क्या है। तभी वह लड़का जमीन पर गिर पड़ता है। एक जिंदा दिल और नेक दिल कार वॉश वाला यूं ही अपनी जान गंवा देता है। और वह अकेला मामला नहीं था, क्योंकि इस जहरीले बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। सोफिया को शक होता है कि यह बैक्टीरिया अब हवा में भी फैल चुका है, लेकिन सेसिल इससे सहमत नहीं होती। अगर यह हवा में फैलता तो लॉबस्टर को पीसकर नाली में बहाने का मतलब कुछ और ही होता। ये सुनकर सोफिया और भी घबरा जाती है। अगर सच में ऐसा है तो हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके हैं। इसी दौरान इटली के वेनिस शहर में भी अजीब नजारे देखने को मिलते हैं। एक पढ़ा लिखा सा कपल पुल पर हंसी मजाक कर रहा होता है। लड़की गलती से लड़के के हाथ से किताब गिरा देती है। बस इसी छोटी सी हलचल के बाद अचानक पानी से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जेलीफिश बाहर आ जाती है। देखते ही देखते पूरा वेनिस का पानी जेलीफिश से भर जाता है और यह सिलसिला एड्रियाटिक सागर तक फैल जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर सिगेल 3 शिप फाउंडेशन नाम की एक कंपनी पहुंचता है। वह वहां के जिम्मेदार आदमी को एक फाइल देता है और कहता है कि उसके बॉस को यह तुरंत देखनी चाहिए, क्योंकि इसका रिश्ता गोल्ड फिश मैन वाले मामले से हो सकता है। ये सुनते ही वह आदमी चुप हो जाता है और बिना कुछ कहे मेहमान को बाहर छोड़ने लगता है। दृश्य टोक्यो में 3 शिप के हेडक्वार्टर पर जाता है। वहाँ कंपनी के मालिक किमुरा बर्फीले कीड़ों की तस्वीरें देखकर हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि इनमें दांत और जबड़े कैसे उगाए। महिला बताती है कि ये कीड़े नॉर्वे के समुद्री इलाके में मिले हैं और साफ तौर पर म्यूटेट हो चुके हैं। उनका मानना था कि भविष्य में जब वहाँ संसाधनों की खुदाई की जाए तो इन कीड़ों वाले इलाकों से बचना चाहिए। लेकिन किमुरा को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। उसे बस यह जानना था कि डॉक्टर सिगेल आखिर किसके लिए काम कर रहा है। इतना कहकर वह फोन काट देता है। अब सवाल यह था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। फिर कहानी डॉक्टर सिगेल पर लौटती है। वह और उसकी साथी नताशा एक अंधेरी सी बार में बैठे होते हैं। काम की बातें खत्म होने के बाद सिगेल अचानक नताशा से अपने दिल की बात कह देता है। नताशा घबरा जाती है और वहाँ से